गुड इवनिंग। चलिए, ऑडियो वीडियो प्रॉपर है पूजा जी? तो कमेंट करके बताइएगा, आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए, तो उम्मीद है कि जो चैट में आपको मैसेज था वो आपने देखा होगा। क्लियर है? क्लास में यदि डिले होगी तो वो चैट बॉक्स में आपको कमेंट में मिल जाएगा। ऑडियो वीडियो प्रॉपर है, कमेंट करके बताइएगा, उसके बाद आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चलिए, क्लियर है? तो आगे देखेंगे। कल जो हम लोग पढ़ रहे थे, अकाउंटिंग कंसेप्ट को पढ़ रहे थे, तो उसी में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो ध्यान रखना है, अकाउंटिंग कंसेप्ट से आपको क्वेश्चंस किसी भी प्रकार की कॉमर्स के एग्जाम में आप लोग बैठेंगे तो देखने को मिलेगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। किसी भी प्रकार की आपकी एग्जाम होगी तो वो आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? चलिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, फोटो थोड़ा छोटा कर ली, उससे हो गया कि आपका जो स्क्रीन है वो दिक्कत नहीं होगी वीडियो के लिए। तो सबसे पहले थोड़ा सा चीजें को देख लेते हैं जो हम लोग आगे स्टडी कर रहे थे उसी पे। कल हम लोग पढ़े थे अकाउंटिंग अकाउंटिंग कंसेप्ट को पढ़ रहे थे, यानी लेखांकन सिद्धांत को पढ़ रहे थे। इसी को आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है? विजुअल्स है या और बड़ा लिख लें? तो जैसे नॉर्मली जो अकाउंटिंग कंसेप्ट था वो 7-8 के आसपास है, उसमें से ध्यान में रखेंगे कंसेप्ट जो है भिन्न भिन्न टाइप के जब आपकी संस्थाएं होंगी तो कुछ कंसेप्ट को वो इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन मेजर जो कंसेप्ट है जिनको फॉलो करना है, जिसको हम लोग देखते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट में, अकाउंटिंग कंसेप्ट या प्रिंसिपल। अच्छा हाँ, प्रिंसिपल प्रिंसिपल कर रहा है, ठीक है? तो अकाउंटिंग जो कंसेप्ट है ये तीन, हर माने संस्था हो या बिजनेस, किसी भी प्रकार के आपके बिजनेस हो, तो तीन को आपको फॉलो करना है। एक तो गोइंग कंसर्न जो कल हमने आपको पढ़ा रखा है, गोइंग कंसर्न। सेकंड जो एक्रूवल बेसिस पे आपको है, एक्रूवल बेसिस पे है, वो आपको फॉलो करना है। एक्रूवल आज हम लोग देखेंगे, ठीक है? और थर्ड नंबर कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी के मतलब ये मान के चलते हैं कि आगे की ओर वो कंटिन्यू रहेगी, ठीक है? तो अब इस पे हम लोग आगे देख लेंगे, मतलब ये जो तीन कंसेप्ट है सभी के लिए अनिवार्य हो जाती है। तो अब हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं, जो कल की क्लासेस जहाँ पे हम लोग ने स्टॉप किया था वो देख लेते हैं। अकाउंटिंग कंसेप्ट में हम लोग देख रहे थे, इसी में अब आगे कर लेंगे। तो सबसे पहले आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि बिजनेस इंटिटी का मतलब क्या हुआ, ठीक है? जल्दी से बताएंगे शॉर्ट में। ऑनर और बिजनेस क्या क्या है, दोनों का जो अस्तित्व है वो अपना अलग अलग होता है। मनी मेजरमेंट में क्या है कि मनी मेजरमेंट जो आपका कंसेप्ट है वो आपको कहता है कि कोई भी जो ट्रांजेक्शन है उसकी हम लोग एंट्री तभी करेंगे जब उसे हम लोग मुद्रा में माप सकते हैं। मनी मेजरमेंट यानी मनी में हम जब उसे माप पाएंगे उसी को हम लोग को लेखा करना है। क्लियर? नेक्स्ट आगे गोइंग कंसर्न था, तो गोइंग कंसर्न में क्या है कि जो ये मान के चलते हैं कि अपनी जो संस्थाएं हैं वो कंटिन्यू रहेगी, यह मान के चलते हैं। जैसे कोई भी जो बैंक है वो किसी कंपनी को 20 साल के लिए लोन दे देते हैं, तो वो ये थोड़े नहीं जानते हैं कि आगे चलेगा, बट इनका कंसेप्ट है कि ये एज्यूम करके चलते हैं, इनका कंसर्न है कि वो गोइंग कंसर्न है, आगे चलता रहेगा, ठीक है? फिर अकाउंटिंग पीरियड देखे तो अकाउंटिंग पीरियड नॉर्मली 12 मंथ का होता है और वो आपको किसी भी समय से वो चालू कर सकते हैं आप, ठीक है? लेकिन फाइनेंशियल पीरियड की बात करें या फाइनेंशियल पीरियड में आपको है कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है और 31 मार्च को समाप्त होती है, वो आपको फिक्स है अकाउंटिंग, सॉरी फाइनेंशियल पीरियड। तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं हो, कल का जो पोर्शन है वो आपको अब रिवीजन हो गए होंगे। अब हम लोग आते हैं कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट आपको ये कहते हैं कोई भी जो एसेट्स हैं उसको हम लोग कॉस्ट पे लिखते हैं, तो वो हम लोग आगे अब समझते हैं। चलिए, गोइंग कंसर्न हम लोगों ने कर लिया, अकाउंटिंग पीरियड। अब आते हैं कॉस्ट कंसेप्ट में। कॉस्ट कंसेप्ट आपको कहता है कि जितनी भी आपने कोई संपत्ति परचेज कर रखी है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, कॉस्ट पे लिखेंगे। तो ये ध्यान में रखना है। अब कॉस्ट पे लिखेंगे मतलब
कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होगी वो भी ध्यान में रखना है। ठीक है, आपने यदि किसी भी एसेट्स का या आपके पास कोई मशीनरी है, मान लेते हैं ये कोई एसेट्स आपके ने परचेज किया है, तो इसका जो कॉस्ट है वो कॉस्ट पे ही आपको लिखना है। ठीक है, अब इस कॉस्ट में आपको परिवहन शुल्क यानी जो लाने का खर्च है वो इंक्लूड कर सकते हैं, इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस आपको शामिल किया जाता है इस कॉस्ट में। तो ये ध्यान में रखें, कॉस्ट कंसेप्ट के अंतर्गत जो इस्टेब्लिश इंस्टॉलेशन जो चार्ज है, इंस्टॉलेशन चार्ज के नाम से आएगा, तो वो आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं कॉस्ट में। ठीक है, और ये हमेशा आपको इंस्टॉलेशन पे ही क्वेश्चंस देखने को मिलता है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो देख लेते हैं। लागत संकल्पनाएं की मुख्य आवश्यकताएं हैं, क्या है? जो कॉस्ट कंसेप्ट है वो अपनी जो कंसेप्ट का मुख्य आवश्यकताएं, मेन जो नेसेसिटी है वो है कि सभी संपत्ति जितनी भी आपकी एसेट्स होंगे, ध्यान रखिए कॉस्ट कंसेप्ट किस पे, सभी संपत्तियों को पुस्तकों में यानी जो भी बुक्स है, बुक्स में उनके परचेज मूल्य यानी कॉस्ट, कॉस्ट पे, कॉस्ट कंसेप्ट माने कॉस्ट पे यानी परचेज मूल्य पे ही अभिलेखित किया जाता है, मतलब हम लोग इसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, इस क्रय मूल्य में यानी जो भी इसका कॉस्ट था, यानी जो क्रय मूल्य की हम लोग बात करें कि कोई भी एसेट्स यदि हम परचेज करते हैं तो उसको क्या करते हैं, क्रय मूल्य पे ही लिखते हैं यानी कॉस्ट पे लिखते हैं। तो इस कॉस्ट में आपको जो आप प्राप्त मूल्य है वो तो नॉर्मली संपत्ति का प्राप्त मूल्य यानी जो कॉस्ट था वो, प्लस आपको क्या हो जाएगा, परिवहन एक्सपेंसेस यानी जो गाड़ी से लाने के लिए जो भाड़ा लग गया वो, और प्लस जो इस्टेब्लिशमेंट यानी जो कोई भी मशीनरी हम लाते हैं तो क्या करते हैं, इसको जमीन में गड्ढा करते हैं और कुछ नट बोल्ट पे इसको सेट करते हैं। ठीक है, तो ये सेट करने के लिए जो भी कॉस्ट लगेगी वो कॉस्ट में ही इंक्लूड होती है। जैसे मान लेते हैं कि अब सिंपल आप अपने घर में एक टीवी लाते हैं तो इसको इंस्टॉलेशन करने के लिए एक तो टीवी के 3 छेद के साथ इंस्टॉल करते हैं, साथ में जो छतरी दीवार पे लगाते हैं उसके लिए कितना 150 से 300 रुपया वो चार्ज करते हैं। तो ये जो चार्जेस होंगे वो किस में चला जाएगा, कॉस्ट में ही चले जाएंगे। ठीक है, एक्सपेंस में अलग से इसको नहीं हम लोग दिखाते हैं, वो मशीन की कॉस्ट में ही इंक्लूड हो जाएगा। तो उम्मीद है कि कॉस्ट कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। तो ध्यान रखिएगा कि कॉस्ट कंसेप्ट यानी लागत संकल्पनाएं की जो मुख्य आवश्यकताएं हैं वो क्या है, सभी संपत्तियों की पुस्तकों में क्रय मूल्य पे लिखना। अब क्रय मूल्य में आपको पता है कि जो भी लाने में खर्चा हुआ और साथ में जो इंस्टॉल करने में खर्चा हुआ उसको भी हम लोग इंक्लूड करते हैं। तो उम्मीद है कि ऑडियो में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तो कॉस्ट कंसेप्ट यानी किन्हीं को नहीं समझ में आया तो अब तो टीवी वाली एग्जांपल से समझ ही गए होंगे कि अपने घर में जो टीवी हम लोग फिट करते हैं और जो छतरी लगाते हैं और सिग्नल को मिलाते हैं वो लगभग 150 से 300 रुपया के बीच चार्ज करते हैं। तो वो जो कॉस्ट है वो आपने 18,000 का टीवी लिया है तो उसमें 300 रुपया मान लेते हैं कि हमने इंस्टॉलेशन चार्ज दिया, तो वो कितना का आपका कॉस्ट हो गया, 18,300 की आपकी टीवी वो पड़ी। उसी तरह से जैसे कोई मशीनरी भी हो गया तो उसकी जो कॉस्ट है वो उसमें इंक्लूड हो जाती है। चलिए, क्लियर है? तो आगे अब हम लोग देखते हैं डुअल कंसेप्ट। आपको पता है कि डुअल कंसेप्ट मतलब द्वितीय पक्ष लेखांकन का जो ये है वो मेन कंसेप्ट है। अकाउंटिंग जो है इसी पे बेस है अपना, किसी भी एक्सपेक्ट को हम लोग दो जगह लिखते हैं। सर वीडियो शो नहीं हो रहा, अच्छा नहीं हो रहा है, सिर्फ नहीं, वीडियो तो यहाँ पे तो आपके एप्लीकेशन पे चल रही है ना साफ से। ठीक है, तो परवीन जी एक बार क्या करेंगे, एप्लीकेशन से बाहर हो जाएंगे और फिर से ट्राई करेंगे। सिंपली आपको पता है कि यदि आपको क्लासेज के बीच में यदि ऑडियो सिर्फ आ रही है और वीडियो शो नहीं हो रही तो क्या करना, एप्लीकेशन से आपको बाहर हो जाना और फिर से एप्लीकेशन में आना है। इंटरनेट का थोड़ा सा इशू होगा तो वो हो जाएगा। यहाँ पे तो अपने पास जो एप्लीकेशन है वो आपको क्लियर चल रहा है। ठीक है, तो परवीन जी एक बार चेक कर लेंगे फिर से, जस्ट ए सेकेंड हम लोग वेट कर लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए ओके हो गया, तो आगे देखते हैं। ठीक है, तो डुअल कंसेप्ट अपना क्या कहता है वो देख लेते हैं। द्विपक्षीय जो पक्ष है वो लेखांकन का यानी अकाउंटिंग का मूलभूत या आधारभूत यानी बेसिक सिद्धांत है। ये डुअल कंसेप्ट, डुअल एस्पेक्ट। ठीक है, यह व्यवसाय के लेन देन यानी जो भी ट्रांजेक्शन्स बिजनेस में होते हैं, मान लेते हैं मशीनरी परचेज किए, चाय के लिए हमने पेमेंट किया
या किसी भी प्रकार के लेन देन होते हैं तो लेखांकन पुस्तकों में अभिलेख करने का आधार प्रदान करता है। ये कहता है एक बेस प्रदान करता है। इस कंसेप्ट के अनुसार यानी डुअल जो एस्पेक्ट है कंसेप्ट है उसके अनुसार व्यवसाय के प्रत्येक लेन देन को जितनी भी ट्रांजेक्शन हम लोग करें क्या है डुअल कंसेप्ट में ध्यान रखेंगे। यह कंसेप्ट आपको क्या कहता है कि जितनी भी आप ट्रांजेक्शन्स करेंगे हम लोग उस ट्रांजेक्शन्स का प्रभाव दो स्थान पे पड़ेगा। जैसे सिंपल चीज इसे हम लोग समझते हैं। चलिए डुअल कंसेप्ट को आसान से समझते हैं। प्रवीण जी सब चीज ओके है तो आगे देखते हैं। बाकी सभी स्टूडेंट का कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि डुअल एस्पेक्ट की बात करते हैं तो इसमें क्या है कि जितनी भी ट्रांजेक्शन होगा या आप परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं या एक्सपेंस पे कर रहे हैं जितनी भी इफेक्ट आपको पड़ेगी ट्रांजेक्शन होंगे उसका क्या है दो जगह पे लिखे जाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मशीनरी परचेज मशीनरी क्या क्या मशीनरी परचेज मशीनरी हमने परचेज किया ऑन क्रेडिट। क्या हमने मशीनरी परचेज किया क्रेडिट यानी उधार पे हमने परचेज किया। तो यहाँ पे देखेंगे एक तो हमारे पास मशीनरी आएगी तो मशीनरी अकाउंट क्या कहते हैं मशीनरी अकाउंट अपना डेबिट हो जाएगा। और टू क्या हो जाएगा मान लेते हैं क्रेडिट किसी से खरीदे हैं परवीन जी से ही खरीदे हैं। क्या है जूही परवीन से खरीदे हमने क्रेडिट पे तो एक तो जूही परवीन को हम लोग क्रेडिट करेंगे जूही अकाउंट। ठीक है अब जूही अकाउंट क्या हो गया क्रेडिटर मतलब ये इनको हम लोग को पेमेंट करना पड़ेगा। क्या है ये आपका क्रेडिटर्स हो गए। एक हो गया आपके पास एसेट्स मशीन आपके लिए क्या हो गया एसेट्स हो गए और जूही परवीन जी हो गए वो आपके लिए क्रेडिटर्स हो गए। ठीक है पूजा जी कोई दिक्कत नहीं है। और एंट्री तो उम्मीद है कि क्लियर होगा। यदि किसी को एंट्री में भी दिक्कत रहेगा तो आप भी स्टार्टिंग की क्लासेज है वो बता देंगे। जनरल एंट्री उस समय आएगा तो हम लोग अच्छे से कर लेंगे ज्यादा डिटेल में कर लेंगे। ठीक है यदि कुछ कमेंट नहीं करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है सब ठीक है तो नॉर्मली हम लोग कर लेंगे। यदि किसी को एंट्री में भी दिक्कत रहेगा तो वो बताएंगे तो एकदम जीरो लेवल पे चलेंगे नहीं तो बाकी नॉर्मल हम लोग ऐसे पढ़ते चलेंगे। ठीक है मशीन हमने परचेज किया तो परचेज में मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा और किससे परचेज किए यानी जो क्रेडिटर्स बनने वाले हैं उसे हम लोग टू क्रेडिट कर देते हैं। तो डुअल एस्पेक्ट आपको यही कहता है कि जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे उसको हम लोग दो जगह एंट्री करते हैं और इसमें कुछ याद रखने वाली पॉइंट नहीं है। ठीक है आगे अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। रिवेन्यू का मतलब सबसे पहले समझ लेते हैं आप लोग को कंफ्यूजन इसमें रहते हैं। तो रिवेन्यू का मतलब हुआ कि आपका जो मेन बिजनेस है उससे कोई इनकम होती है उसको हम लोग रिवेन्यू कहते हैं। ठीक है ये ध्यान में रखना है। मान लेते हैं कि हम ये आपकी पेन का बिजनेस है। क्या है पेन का अपना बिजनेस है और इस पेन को हम लोग सेल करके जो प्रॉफिट होगा उसको हम लोग रिवेन्यू के अंतर्गत लेते हैं। ठीक है और ऐसे मान लेते हैं कि हमारा काम नहीं है कि बाइक को बेचना। अब हमारी बाइक पुरानी हो गई तो हम उसको बेच देते हैं तो उससे जो प्रॉफिट होता है वो रिवेन्यू के अंतर्गत नहीं वो प्रॉफिट अपना गेन के अंतर्गत चले जाएंगे। ठीक है तो ये चीजें होती हैं। तो अब हम लोग आते हैं कि रिवेन्यू की बात करना मतलब मेन पर्पज से जो आपकी इनकम हो रही है उसकी बात हम लोग करेंगे नॉर्मली इस कंसेप्ट में। इस कंसेप्ट के अनुसार किसी भी आगम को लेखा पुस्तकों में यानी जो भी एंट्री पुस्तक आपकी है उसमें तब तक अभिलेख नहीं करना चाहिए जब तक वास्तविक रूप से प्राप्त हो ना जाए। मतलब यानी जो रिवेन्यू आपको होगा मेन बिजनेस की कंसेप्ट जो इनकम है उसकी हम लोग बात करें कि आगम का लेखा कब तक नहीं करेंगे जब तक आपको वास्तविक रूप से यानी 10 रुपया प्रॉफिट हुआ है तो वो आपको हाथ में ना आ जाए तब तक हम लोग एंट्री नहीं करते हैं वास्तविक लेखा उसका नहीं करते हैं। ये नहीं कि हम लोग जान रहे कि 5 साल बाद ये 5 लाख रुपया का प्रॉफिट होगा इस पे तो अभी एंट्री करते नहीं। जब तक वो प्रॉफिट आपको आ नहीं जाता वो एंट्री नहीं करना रिवेन्यू कंसेप्ट में। और ज्यादा इस पे क्वेश्चन देखे नहीं गए रिवेन्यू कंसेप्ट से। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है नॉर्मल कंसेप्ट में जो मेन पॉइंट है वो आपको लिखा हुआ है ज्यादा आपको इधर उधर समझना नहीं है। वो भी क्वेश्चन आते हैं वो कंसेप्ट से वो फैक्ट सीधा का सीधा आ जाएगा। ठीक है जो आपको कंसेप्ट बताया गया है ये ध्यान में रखेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब मैचिंग का नाम से ही आपको पता चला कि किस चीज को मैच करना है। तो अपने बिजनेस में क्या है जो भी आय है व्यय है आगम है उसी को हम लोग
मैच कराएंगे। मतलब जिस साल की आपकी अवधि होगी, मतलब जिस साल की कोई व्यय है उसी साल हम लोग इसको एंट्री करते हैं। मान लेते हैं कि अभी 2023 चल रहा है और इस साल का कोई एक्सपेंस है तो हम लोग क्या करेंगे, इसी साल में लिख लेंगे। तो अब आगे देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे मैचिंग कंसेप्ट को देखते हैं कि इस कंसेप्ट के अनुसार अवधि विशेष में अर्जित आगम का मिलान, मतलब इस साल यदि आप अर्जित कर रहे हैं, यानी विशेष अवधि, कोई विशेष अवधि मतलब 2023 है, 2022 है, कोई एक अवधि मान लेते हैं कि 2023 की अवधि में अर्जित आगमों का मिलान क्या उसी अवधि के, यानी 2023 का आगम आपको है, रिवेन्यू है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसी अवधि के व्यय से, मतलब 2023 की जो एक्सपेंसेज है उसी से हम लोग को करना है, मिलान करना है। ठीक है, मतलब उसी साल आगम और व्यय को हम लोग लिख देते हैं। ये नहीं कि आज हम लोग ने खर्च किया और आगे वाली है तो उसमें नहीं करना। समय अंतराल में व्यवसाय ने लाभ अर्जित किया या ना हो, यहाँ पे बोला है कि समय अंतराल जो भी डिफरेंस है वो व्यवसाय क्या है, लाभ अर्जित किया हो या ना हो, हम लोग को एंट्री कर लेनी है। ये ध्यान रखना, ये नहीं कि हम लोगों ने सेल किया तो बाद में लिखेंगे भाई अभी प्राप्त नहीं हो रहा, उधार में है तो वो बाद में करेंगे, तो पता चले कि 3 साल के बाद हमने भूत ला गए या भूल गए, 2 साल के बाद आपको पता नहीं चला, 10 दिन के बाद ही यदि कोई ट्रांजेक्शन आप आज नहीं लिखते हैं और 10 दिन के बाद देखेंगे कि उस चीज को भूलने की संभावनाएं बन जाती है। ठीक है, तो ये अपना मैचिंग कंसेप्ट करता है, जिस साल की अपनी रिवेन्यू है उसी साल का व्यय के साथ हम लोग को एंट्री कर लेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं होती है। चलिए अब देखते हैं फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। नाम से ही पता है कि डिस्क्लोज करना है, फुल के फुल मतलब फुल को हिंदी में कहते हैं पूर्ण प्रस्तुतिकरण की संकल्पना है, मैंने डिस्क्लोज करना है पूरा का पूरा, यानी पूर्ण रूप से आपको दिखाना है। मतलब अकाउंटिंग कंसेप्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो बेसिक चीजें हैं कि इन सभी चीजों को मानना ही पड़ता सभी कंपनियों को, जिससे क्या होता है कि पारदर्शिता है वो बना रहता है, एक अवधारणा के अनुसार आगे बढ़ती है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं पूर्ण प्रस्तुतिकरण संकल्पना के अनुसार क्या कि व्यवसाय के वित्तीय प्रदर्शन से जुड़े, मतलब जो फाइनेंशियल रिपोर्ट से जुड़े सभी सारपूर्ण जिसका कोई अर्थ है वो आवश्यक तथ्यों का उल्लेख वित्तीय विवरण में टिप्पणी के रूप में कर देना है। यानी फुल डिस्क्लोजर आपको ये कहता है कि वित्तीय प्रदर्शन, व्यवसाय की जो वित्तीय प्रदर्शन है, मैंने जो वित्तीय ट्रांजेक्शन है, इफेक्ट है, जो भी चीजें आपको बिजनेस से रिलेटेड है, ठीक है, जो फाइनेंशियल स्थिति में उनके सारे, यानी सभी के सभी जो आप आवश्यक है, आवश्यक तथ्य है, उसको क्या है नोट में करके नीचे उस चीज को आपको शो करना है, टिप्पणी के रूप में बताना है। जैसे अभी जो बीपीएससी का नोटिफिकेशन आया तो नीचे में आपको नोट में लिखा हुआ था कि निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो निगेटिव मार्किंग में आज भी संशोधन आपको हो गए हैं कि जो लैंग्वेज पेपर है उसमें निगेटिव नहीं होगा और अपनी जो 150 नंबर का था उसमें निगेटिव हुआ, तो इसमें भी संशोधन आ गया। 150 की जगह अब उम्मीद किया जा रहा है कि 120 नंबर के क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, जो मेरिट बनेगा वो आपको 80 नंबर आपका सब्जेक्ट से रहेगा और प्लस 40 नंबर जीके जीएस वाला जो पोर्शन है जो सिलेबस में वो आपको फॉलो करना है। तो चलिए थोड़ा सा और आपके लिए आसान हो जाएंगे। चलिए, तो किन्हीं को कोई दिक्कत रहेगा तो वो कमेंट करके पूछ लेंगे। अच्छा, जो ही परवीन जी लगता है लेफ्ट हो गए, कोई नहीं, हम लोग देख लेते हैं। तो सिंपली नाम से ही आपको इस कंसेप्ट को ध्यान में आ गया होगा, फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट यानी पूर्ण प्रस्तुतिकरण की संकल्पना। इसमें क्या है, जो भी आपके फैक्ट हैं, तथ्य हैं, उसको आपको फुटनोट या नोट टिप्पणी में आप लोग उसको आपको दिखाना होता है, जो वित्तीय फाइनेंशियल स्थिति से मिलता जुलता रहता है। यानी जितने भी नेसेसरी आइटम्स है उसको आपको नीचे दिखाना होता है। क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़े, इसमें कोई दिक्कत है तो वो बताइएगा। तो उम्मीद है कि जो कंसेप्ट है वो आपको याद हो गए होंगे और आगे हम लोग अब देखते हैं, नेक्स्ट चर्चा करते हैं एक रूपता का सिद्धांत। क्या है एक रूपता का नाम से एकदम अच्छे से समझ में आ रहा कि एक रूप रहना है। क्या है, किस रूप में रहना है, एक ही रूप में रहना है, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, एक रूपता का सिद्धांत। जैसे एक रूपता का सिद्धांत इंग्लिश में तो कंसिस्टेंसी मतलब हुआ लगातार हुआ, कि मतलब मान लेते हैं कोई एक चीज को हमने फॉलो कर लिया है
तो उसी को फॉलो करना है। मतलब फीफो को हमने फॉलो कर लिया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हमने फॉलो कर लिया, तो आगे आने वाले समय में भी हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को ही फॉलो करके रखेंगे। जैसे कंसिस्टेंसी में देख लेते हैं, यानी एक रूपता के सिद्धांत में हम लोग ये भी कह सकते हैं कि डिप्रिसिएशन यदि हमने चार्ज रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से कर रखा है, तो आगे आने वाले समय में भी हम लोग क्या करना है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में ही करना है। यदि आपको चेंज करना है मेथड, तो आपको पता है कि रिजोल्यूशंस या नोटिस देके आपको करना होता है। तो ये मान के चला जाता है, सिद्धांत आपको इसलिए बनाया गया कि जिससे बिजनेस को एक रास्ता मिल जाए, एक वे मिल जाए, उसमें आसानी से अकाउंटिंग को आगे बढ़ाया जाए। क्लियर है? तो चलिए जो लिखा हुआ है उसको हम लोग देख लेते हैं। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, एक रूपता का सिद्धांत। यह सिद्धांत यह बताता है कि एक बार जब आप लेखांकन के सिद्धांत, जितनी भी हमने पीछे मान लेते हैं कंसेप्ट पढ़ रखा, उस सिद्धांत को सिद्धांत या कोई भी विधि है, मेथड है, को अपना लेते हैं, तो भविष्य के लेखांकन अवधियों में लगातार इसी का पालन करना होता है। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट आपको समझ में आ गया कि कंसिस्टेंस रहना है किसी मेथड या कंसेप्ट को लेके। जौन सा भी आपका कंसेप्ट है उसको आगे आने वाले समय में वही फॉलो करना है। जैसे कंसेप्ट में हमने मेथड की बात करते हैं, तो डिप्रिसिएशन मेथड को जानते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो आपको पता है कि हमने रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को फॉलो करना है, तो आगे आने वाले समय में भी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को, यदि कोई कंपनी चाहती है कि हमें स्ट्रेट लाइन मेथड को प्रयोग करना है, तो वो स्ट्रेट लाइन को ही फॉलो करते रहेंगे। यानी जो भी आपने कंसेप्ट या मेथड को यूज कर लिया एक बार, तो उसी को आगे आपको लेके चलना होता है। ये नहीं कि आज रिटर्न डाउन वैल्यू किया है तो अगली साल हम लोग स्टेट मेथड को फॉलो करेंगे, फिर अगले साल रिटर्न डाउन, तो ऐसा नहीं करना है। ये आपको सिद्धांत के अंतर्गत साफ साफ बता दिया गया कंसिस्टेंसी कंसेप्ट के अंतर्गत। अब आगे आते हैं। क्लियर? अब देखते हैं हम लोग आगे। तो इसमें कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताइएगा। अच्छा प्रवीण जी, कनेक्शंस में अभी भी इशू हो रहे हैं क्या? शाम का समय है तो थोड़ा सा नेटवर्क का इशू होगा तो बताइएगा, बाकी देख लेंगे हम लोग। अब आगे आते हैं कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। यह कंसेप्ट आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में इससे आपको देखने को मिलता है। एकदम फिक्स है कि इससे आपको आना ही आना है। क्या? एकदम फिक्स है कि इससे आना ही आना है। ठीक है, यदि आपका एग्जाम है तो उससे आपको देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है, और नॉर्मली कंसेप्ट से स्टेट वाली पॉइंट में भी हमने देखा था कि सारा चीज आपको देखने को मिला। तो चलिए इसको हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। अब रूढ़िवादिता की अवधारणाएं, नाम है हिंदी में रूढ़िवादिता की अवधारणाएं, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। इसको हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर से चर्चा इसको करेंगे। पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अनुसार माने रूढ़िवादिता की जो अवधारणाएं के अनुसार समस्त लाभ का लेखा पुस्तकों में, क्या है, लेखा पुस्तकों में जब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि वह अर्जित ना हो जाए। यहाँ पे देखेंगे लाभ के बारे में आपको रूढ़िवादिता की अवधारणाएं बोल रही है कि समस्त लाभ को, यानी जो प्रॉफिट है उसको लेखा पुस्तकों में तब तक लेखा, यहाँ पे छूट गया टाइपिंग, लेखा नहीं करना चाहिए जब तक वह अर्जित ना हो जाए। लाभ के बारे में ध्यान रखना है कि जब तक वो आपको अर्जित ना हो जाए। लेकिन ध्यान रखेंगे लाभ के बारे में क्या है कि वो अर्जित नहीं होता तो वो नहीं लिखना है, ठीक है। लेकिन वह सभी हानियां, क्या है, लॉसेस की बात करें, वह सभी हानियां जिनकी यदि दुरुस्त संभावनाएं भी हो तो उनके लिए लेखा पुस्तकों में पर्याप्त प्रावधान कर लेना चाहिए। सिंपल यहाँ पे देखेंगे कि यदि आपको लग रहा है कि 5 साल बाद हमें प्रॉफिट की संभावनाएं है 10 लाख रुपया, तो आज आपको इसकी एंट्री नहीं करनी है। बट आपको लग रहा है कि 2 साल बाद हमें 50,000 का लॉस होने वाली है, तो उसके लिए क्या करना, आज से आप प्रोविजन कर लेंगे। रूढ़िवादिता की कंसेप्ट का पहला पॉइंट आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसमें क्या कहा गया वो आपको समझ में होगा। यदि आपको लगता है कि 10 साल बाद हमें 20 लाख का प्रॉफिट होने वाला है, तो उसकी एंट्री आज आप नहीं करेंगे, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। यदि वहीं दूसरी तरफ देखते हैं, यदि आपको लगता है कि 10 साल बाद हमें
2 लाख रुपए का लॉस है, तो उसके लिए आज से आप क्या करेंगे, प्रोविजंस कर लेंगे, कुछ रिजर्व उसके लिए आपको रखने की आवश्यकताएं होती है। इसकी जो कारण है वो आपको पता है कि इन फ्यूचर्स आपकी जो, यदि आपको लगता है कि कंपनी डाउन में जाएगी, लॉस हो जाएगी, तो उसके लिए प्रोविजंस करेंगे, तो आगे आने वाले समय में उससे हम लोग भरपाई कर पाएंगे। बट लाभ को कर लेते हैं तो आपकी जो बैलेंसिंग स्थिति है वो बिगड़ जाएगा, 10 लाख रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा और एक्स्ट्रा खर्चे होने लगते हैं। तो उसकी उसी के कारण यहाँ पे इसको हम लोग अलग किया गया है, तो ध्यान रखेंगे। तो फर्स्ट की आपको इसमें याद रखना है कि रूढ़िवादिता कंसेप्ट में क्या कहता है कि जब तक लाभ आपको अर्जित नहीं होता, प्राप्त नहीं होता, तब तक आपको नहीं लिखनी है। लेकिन हानि आपको लगता है कि दुरुस्त, यानी आगे आने वाले समय में हानि हो सकती है, तो उसके लिए आपको प्रावधान कर लेना चाहिए। अब आगे देखते हैं। फिर इसमें सेकंड की याद रखना, अभी तक जितने भी कंसेप्ट पढ़े एक ही की था, उससे काम चल गया था, लेकिन इसमें और भी एक पॉइंट है। यहाँ पे देखेंगे अंतिम स्टॉक यानी क्लोजिंग स्टॉक की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो किसमें हम लोग बात कर रहे हैं, रूढ़िवादिता की कंसेप्ट में, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट में हम लोग इसको देख रहे हैं। अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन वास्तविक मूल्य, क्या है, वास्तविक मूल्य व बाजार मूल्य यानी मार्केट प्राइस में से जो कम होगा उस पे करेंगे। तो अच्छे से अब समझ में आ गया होगा कि रूढ़िवादिता की अवधारणा है, एक तो लाभ और हानि के बारे में बोला है कि जब तक लाभ आपको अर्जित नहीं हो जाता है, अर्न नहीं हो जाती है, तब तक आपको नहीं लिखना है, ठीक है। लेकिन हानि यदि आपको लगता है कि हानि होने वाली है, तो आपको उसके लिए प्रोविजन कर सकते हैं। क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बोला है इसमें कि अंतिम स्टॉक का जो हम लोग वैल्यूएशन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, वो आपको रियल मूल्य यानी जो फेज वास्तविक मूल्य था, रियल मूल्य था, रियल प्राइस था, उसमें और जो अभी मार्केट प्राइस है, दोनों में से जो कम होंगे, यानी जो रियल प्राइस है वो और आपको बाजार मूल्य है यानी जो मार्केट मूल्य है वो, दोनों में से जो कम होंगे उस पे एंट्री करेंगे। तो इससे ज्यादा क्वेश्चन और प्रोविजंस वाले से थोड़ा सा कम क्वेश्चन, लेकिन इससे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है, लेकिन क्वेश्चंस आते हैं दोनों पॉइंट से ही। फिर आगे देख लेते हैं। तथा संदिग्ध ऋण रूढ़िवादिता अवधारणाएं में और भी बोला गया है कि यदि आपको लग रहा है कि कोई डिफॉल्ट लोन हो जाएगा, मान लेते हैं कि हमने रामू को कुछ पैसे उधार दे रखा है, क्या है कि रामू को हमने कुछ पैसे उधार दे रखा है और हमें अब लग रहा है कि वो जो उधार पैसा लिया वो चुका नहीं पाएगा, यानी हमें डाउटफुल लग रहा है कि डाउटफुल ऋण हो जाएगा, डेप्ट हो जाएगा। तो उसके लिए भी आपको क्या करना है, प्रोविजंस करना है। क्या है, संदिग्ध ऋण के लिए आराम से ही प्रावधान कर लेना है। क्या है, प्रावधान कर सकते हैं, करना है, करेंगे ना, करना है। सिंपली आपको अच्छे से समझ में आ गया कि रूढ़िवादिता कंसेप्ट से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट इंग्लिश में हम लोग इसको कहते हैं, तो ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी कंसेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बट सभी में तो नाम के हिसाब से भी थोड़ा सा हम लोग उसको कैचअप कर लेते थे, बट इसमें 2-3 पॉइंट है। एक तो लाभ के बारे में बोला गया है कि आपको यदि लगता है कि इन फ्यूचर्स में लाभ होने हैं तो उसकी एंट्री नहीं करेंगे। यदि आपको लगता है कि इन फ्यूचर्स में हानि होगी तो उसके लिए प्रावधान करेंगे। यदि आपको कोई क्लोजिंग स्टॉक है उसका वैल्यूएशन करना है, मूल्य को लिखना है, तो हम लोग उसको कैसे लिखते हैं, वास्तविक मूल्य यानी जो रियल मूल्य था और जो अभी मार्केट प्राइस है, दोनों में से जो कम होगा उसी पे हम लोग लिखेंगे, नहीं कम प्राइस पे लिखते हैं। सेकेंड, आपको थर्ड नंबर पॉइंट को हम लोग देखेंगे संदिग्ध ऋण, यानी कोई भी ऋण ऐसा है जो आपको लगता है कि ये डूबने वाला है, तो उसके लिए आप अलग से प्रोविजंस कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ तक उम्मीद है कि समझ में अब आपको आ गया होगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्या है, अब हम लोग क्या कहते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखते हैं बहुत की अवधारणा, मेटेरिटी कंसेप्ट नॉर्मल चीजें हैं और ज्यादा कुछ इस समझ से आता नहीं, बट कभी कभी देखने को मिल जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्यों पर केंद्रित करना चाहिए। क्या भौतिकी की अवधारणाएं आपको ये कहती है कि जो आइटम्स या जो ट्रांजेक्शन्स महत्वपूर्ण है, चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है, उस पर केंद्रित करना है,
ठीक है, फालतू चीजें पे केंद्रित नहीं करना है कि जो दो कर्मचारी क्या गप कर रहे थे और दो लड़के क्या गप कर रहे थे उधर। ठीक है, तो ये आपको बहुत की अवधारणाएं मैटरिटी कंसेप्ट में आपको ये बताती है। ऐसे तथ्यों का लेखांकन जो कि आय के निर्धारण में महत्वपूर्ण नहीं है, उनके लेखांकन में प्रयासों को व्यर्थ नहीं करना है। मतलब हम लोग बिजनेस के पर्पज से जो कंसेप्ट आया है ना भौतिकी की अवधारणा, इसमें आपको यह कहते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों पर ध्यान रखना। तो अपने लिए महत्वपूर्ण है क्या, तो आपको पता है कि बिजनेस के लिए महत्वपूर्ण आंख बंद करके जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको प्रॉफिट होता होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य बिजनेस में कहते हैं। ठीक है, मेन फोकस तो अपना आय पे है ना, बिजनेस स्टार्ट किए हैं आय के लिए। क्लियर है? तो भौतिकी की अवधारणा आपको क्या कहते हैं, जितनी भी महत्वपूर्ण तथ्य है उस पे आपको फोकस करना है, अब फालतू चीजों पे ध्यान नहीं देना। तो इसमें तो कुछ एक्स्ट्रा कुछ चीजें है नहीं, तो आगे हम लोग अब बढ़ते हैं। चलिए, तो कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपको बताएगा कि व्यवसाय व स्वामी का पृथक अस्तित्व कौन सा सिद्धांत बताता है। कमेंट करके बताइएगा पूजा जी और प्रवीण जी कि व्यवसाय व जो स्वामी है पृथक अस्तित्व कौन सा सिद्धांत आपको बताता है, ये आपको बताना है। चलिए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। बिजनेस एंटिटी बिल्कुल राइट है पूजा जी का। बिजनेस एंटिटी क्या है, बिजनेस एंटिटी आपको ये बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किसी सिद्धांत के तहत, किस सिद्धांत के तहत माना जाता है कि व्यवसाय लंबे समय तक चलेगा। ठीक है, गोइंग कंसर्न या कंसिस्टेंसी कंसेप्ट है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। कंसिस्टेंसी या गोइंग कंसर्न, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। जैसे आपको कंसिस्टेंसी है तो सीई लिख सकते हैं, गोइंग है तो जियो लिख सकते थे। ठीक है, तो गोइंग पूजा जी का कमेंट आ गया कि यह जो सिद्धांत किस सिद्धांत के तहत माना जाता है लंबे समय तक चलेगा, वो गोइंग कंसर्न के थ्रू चलेगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर की पॉइंट को, देखिए किस अवधारणा के तहत संपत्ति को क्रयमूल्य पर लेखा किया जाता है। अब आपको बताना है कि कौन सी कंसेप्ट ऐसा था जिसमें एसेट्स को हम लोग क्रयमूल्य पे लिखते थे, ये आपको बतानी है। तो ध्यान रखेंगे, आज की क्लासेज में ये हमने आपको पढ़ा रखा था कि संपत्ति को हम लोग क्या कहते हैं, क्रयमूल्य पे लिखते हैं। और क्रयमूल्य में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती है वो आपको पता है कि जो भी ट्रैवलिंग का एक्सपेंस हो जाएगा यानी लाने का एक्सपेंस और इंस्टॉलेशन का कॉस्ट क्रयमूल्य में ही इंक्लूड किया जाता है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा पूजा जी। चलिए, तो इसका हम बता देते हैं कॉस्ट कंसेप्ट। हाँ ठीक, कमेंट आ गया कॉस्ट कंसेप्ट, तो शॉर्ट में सीसी लिखेंगे कमेंट में। ठीक है, कॉस्ट कंसेप्ट के अंतर्गत। चलिए अब आ जाते हैं आगे की पॉइंट को देखेंगे। समीकरण का क्वेश्चंस, जो अकाउंटिंग इक्वेशंस के बारे में आपने सुना होगा और क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो वो हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए, तो ऐसे अभी तो क्वेश्चंस ही आ गया, तो इसको बता देंगे कि संपत्ति इक्वल टू पूंजी प्लस क्या होगा। यहाँ पे क्या भराएगा वो आपको बताना है। इक्वेशंस को हम लोग को आगे पढ़ना है, अभी आप बताएंगे। एसेट्स इजकल टू, इंग्लिश में कहेंगे तो एसेट्स इजकल टू कैपिटल प्लस डॉट डॉट, यहाँ पे क्या फील होगा। तो शॉर्ट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक भी अच्छा, एक भी लेटर लिखते हैं तो वो पकड़ लेंगे उसको कि आपका सही है। ठीक है, तो एसेट्स इजकल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। क्या है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। प्रवीण जी का आ गया कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो जितनी भी कंसेप्ट था वो हमने अच्छे से कर लिया। उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा, कल की क्लासेज और आज की क्लासेज मिला के दोनों रिविजन्स के साथ हो गए हैं, तो हमें नहीं लगता है कि इसमें आपको कोई दिक्कत होगी। बट ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस आपको घुमाता है तो जो कंसेप्ट है वो सेम रहेगा, आगे पीछे नहीं होगा। ठीक है पूजा जी, अब आगे हम लोग देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि या फिर इक्वेशंस का क्लास हम लोग कल करें, कमेंट करके बताइएगा। आगे अभी कंटिन्यू रखें या इक्वेशन की क्लास हम लोग कल करें, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। चलिए, परवीन जी का कमेंट आ गया कल करें। पूजा जी, इक्वेशंस का पोर्शन स्टार्ट करें या कल करें? चलिए तो रहने देते हैं, कल भी हम लोग कर लेंगे। अच्छा ठीक है, कल नहीं करेंगे, सबकी जो रजामंदी है वो कल के लिए। तो आज के लिए हम लोग
अच्छा, आज बहुत नेटवर्क का इशू, हाँ आपको देख रहे थे हो रहा था नेटवर्क का इशू। चलिए तो ठीक है, आज के लिए हम लोग यहीं पे रखते हैं। फिर कल आपको क्लासेज, कल भी क्लासेज का टाइम 5 बजे ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि 6 बजे कल भी रिसेप्शन में जाना है ना, जो आज रात में गए थे बाराती उनका कल है, नहीं जाएंगे तो वो बुरा मान जाएंगे ना, तो इसलिए हम लोग 5 बजे कर लेंगे, आपकी काम क्लियर हो जाएगी, आपकी क्लासेज कोई दिक्कत नहीं होगा। टेक केयर से, बाय बाय। अब जो क्लासेज है वो गायब नहीं करेंगे, आप लोग सिर्फ रहिएगा साथ में, तो कंटिन्यू हम लोग रहेंगे। टेक केयर से, बाय बाय, आज के लिए यहीं पे।